हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हमारा अगला टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। इन सभी से संबंधित क्वेश्चनों को हम एनालिसिस करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, ई न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की बात कर रहा है। तो कौन से इसमें राइट है, तो देख लेते हैं। इसका पहला है, इसका यह केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्यान्वित की जा रही ई गवर्नेंस परियोजना है। यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो ई गवर्नेंस योजना है सिर्फ इन्हीं में लागू की जा रही है, तो ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है, इस मिशन का उद्देश्य कम कागजी कार्यवाही वाले न्यायालयों से होते हुए अंततः कागज रहित न्यायालयों की ओर बढ़ना है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला है हमारा, इस परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कर रहा है। यानी दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कथन जो है बी इसका राइट हो जाएगा। केवल दूसरा और तीसरा राइट है, पहला इसमें गलत है, क्योंकि ई न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना उच्च न्यायालयों और देश की जिला अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यान्वित की जा रही है और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना में से एक है। और इस परियोजना के 2 चरण होते हैं। द्वितीय चरण कम कागज वाले न्यायालयों की ओर ले जाएंगे और अंततः कागज रहित न्यायालय बनेंगे। और इस परियोजना का जो कार्यान्वयन है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कर रहा है, इसलिए कथन दूसरा और तीसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पदच्युत नहीं किया जा सकता। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति जो है पद से बर्खास्त किसे नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन दिया गया है। तो दूसरे का आप देख सकते हैं, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा। ठीक है, यानी पहला है अध्यक्ष यूपीएससी के जो अध्यक्ष थे उसको, और तीसरा है आपका सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष को। यानी पहला और तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष और सीवीसी के अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिवत जांच किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और सीएजी, सीईसी और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है और उन्हें राष्ट्रपति के आदेश पर उनके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति उन्हें पद से हटाने का आदेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद द्वारा इस तरह के निष्कासन जो है पद से हटाए जाने के लिए उसी सत्र में उसके समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत करता है और इस ज्ञापन को संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत अर्थात मोर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग अर्थात उस सदन के कुल सदस्यों के बहुमत और वह बहुमत उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और इस निष्कासन के 2 आधार होते हैं, एक है प्रमाणित दुर्व्यवहार और दूसरा है अक्षमता यानी मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इन 2 आधारों पर इनको पदच्युत या बर्खास्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, संविधान के आर्टिकल 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों पर निर्णय करने के लिए विशेष मंच सर्वोच्च न्यायालय है। और दूसरा इसका, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित विवादों का जो निर्धारण होता है वह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक निर्वाचन याचिका द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। केवल एक इसमें राइट है, यानी पहला इसमें राइट है, दूसरा इसमें रॉन्ग है। अब क्यों रॉन्ग है, तो आप देख सकते हैं संविधान के, ठीक है, आर्टिकल 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय करने के लिए विशेष मंच यानी सर्वोच्च न्यायालय होता है। और प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है। तथापि इन पदों के लिए निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवाद पर सिर्फ आर्टिकल 329 क्लॉज बी के अनुसार उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक निर्वाचन याचिका द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसआर मुंबई मामले में दिए गए
दिशा निर्देश के अनुसार निम्नलिखित में से किस किस परिस्थितियों में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की घोषणा के आधार पर के रूप में विचार नहीं किया जाता है? तो वो कौन कौन से आधार हैं तो जिसमें विचार नहीं किया जाता है? तो आप देख सकते हैं सी इसका राइट आंसर, यानी पहला और दूसरा दोनों यहाँ पे राइट हो जाएंगे। पहला है विधानसभा से समर्थन प्राप्त और वैधानिक रूप से गठित मंत्रालय वाले किसी राज्य में कुशासन की स्थिति का व्याप्त होना, और दूसरा है आपका राज्य के मंत्रालय के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के मामले में। तो यहाँ पे दोनों इसलिए राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं SR बोम्बई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष का समर्थन किया था। सरकारी आयोग कब लागू किया था? 1983 में, केंद्र और राज्यों के संबंधों के लिए। और कुछ ऐसी परिस्थितियों को स्वीकृत किया गया जिन्हें संवैधानिक तंत्र की विफलता नहीं माना गया। इनमें निम्नलिखित दो को सम्मिलित किया गया है। पहला है विधानसभा से समर्थन प्राप्त उचित रूप से गठित मंत्रालय वाले किसी राज्य में कुशासन की स्थिति का व्याप्त होना, और दूसरा है इस शक्ति का उपयोग मात्र इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि मंत्रालय के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। अब तक SR बोम्बई बनाम भारत संघवाद में न्यायपीठ द्वारा दिया गया निर्णय जो है कायम है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात कर रहा है, तो इसमें कौन कौन से राइट हैं तो देख लेते हैं। उच्च न्यायालय केवल राज्य विधान मंडलों द्वारा अधिनियमित कानूनों की समीक्षा कर सकता है, केंद्र द्वारा अधिनियमित कानून की समीक्षा नहीं। तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उच्च न्यायालय को भी राज्य और केंद्र दोनों की कानून की समीक्षा करने का अधिकार है, यहाँ पे इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा है सरकार द्वारा पारित किसी कानून या आदेश की समीक्षा करते समय उच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का एकमात्र व्याख्या करता है। इसलिए यहाँ पर दूसरा भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सरकार द्वारा पारित किसी कानून या आदेश की समीक्षा जो है करते समय उच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या नहीं कर सकता। भाई कर सकता है, इसलिए दूसरा भी रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं कथन एक गलत है, ठीक है, क्योंकि भारतीय न्यायपालिका एक एकीकृत न्यायपालिका है जिसमें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय उच्चतर खंडपीठें हैं, जिनमें हमारे देश में संविधानवाद को सुरक्षित रखने की शक्ति निहित की गई है। सर्वोच्च न्यायालय और यहाँ तक कि उच्च न्यायालय भी राज्य और केंद्रीय सरकार दोनों के किसी भी वैधानिक अधिनियम और कार्यकारी आदेश की जो है समीक्षा कर सकते हैं। वहाँ पे क्या दिया गया है? नहीं कर सकते हैं, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा है आपका आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 और आर्टिकल 226 उच्च न्यायालयों हेतु सरकार द्वारा पारित अधिनियमों और आदेशों की संवैधानिकता का ध्यान रखने की आवश्यकता अभिव्यक्त करता है। इसलिए यहाँ तक कि उच्च न्यायालय भी सरकार द्वारा पारित किसी कानून और आदेश की समीक्षा करते समय संविधान की व्याख्या जो है कर सकता है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, वहाँ पर दिया गया कि व्याख्या नहीं कर सकता है। अगला हमारा किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, तैनाती और प्रोन्नति निम्नलिखित द्वारा की जाती है। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तैनाती की बात करें या प्रोन्नति की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा। ठीक है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, तैनाती या प्रोन्नति का काम जो करता है उच्च हाई कोर्ट से परामर्श लेकर गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। 6 का ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, तैनाती और प्रोन्नति जो है उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला है हमारा सर्वोच्च न्यायालय के 2 या 2 से अधिक निर्णयों के बीच विरोधाभास के मामले में निम्नलिखित निर्णयों में से किस निर्णय का अनुपालन किया जाता है या किसे अंतिम समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बड़ी खंडपीठ द्वारा दिया गया निर्णय, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि प्यारे मोहनलाल बनाम झारखंड राज्य 2010 विवाद में यह स्पष्ट किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में विरोधाभास के मामले में बड़ी खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय का अनुपालन किया जाएगा। ठीक है, तो यानी आप समझ सकते हैं, यानी 2 कोर्ट हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब बात विवादास्पद रहती है तो हाई कोर्ट का निर्णय को सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। तो इसीलिए उच्च अधीनस्थ न्यायालय को ही प्राथमिकता दी जाती है।
अगला हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कौन राइट है ये पूछा गया है, तो देख लेते हैं इसमें। यानी सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, केवल तीसरा राइट है और 2 गलत हैं। भाई रॉन्ग क्यों है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय कानूनों को प्रवर्तित करता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है केंद्रीय कानूनों को प्रवर्तित करता है, यहाँ तक तो राइट है। जबकि राज्य का उच्च न्यायालय राज्य कानूनों को प्रवर्तित करता है। हाँ, ये रॉन्ग हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, जबकि जो है यानी पहला इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जबकि राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो राज्य के कानूनों को प्रवर्तित करता है, ऐसा नहीं है। वो केंद्र के कानूनों को भी प्रवर्तित कर सकता है और केंद्र राज्य की भी, इसलिए पहला रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां क्रमशः केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अनुशंसा पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। तो दूसरा भी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां जो है क्रमशः केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की अनुशंसा पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। तो राज्य सरकार की अनुशंसा यहाँ पर नहीं है, इसलिए दूसरा भी रॉन्ग हो जाएगा। और तीसरा है संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए राष्ट्रपति से निवेदन कर सकती है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा राइट हो जाएगा। यानी आप इसका एक्सप्रेशन देख सकते हैं। कथन 1 जो है पहला रॉन्ग है, क्योंकि भारत में राज्य और केंद्रीय दोनों प्रकार के कानूनों को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में प्रवर्तित करने के लिए न्याय प्रणाली को एकीकृत कर दिया गया है। दूसरा है आपका, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कॉलेजियम अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम यहाँ अपनाया गया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने NJAC को अवैध घोषित कर दिया है, जिसे न्यायिक नियुक्तियों हेतु गठित किया गया था। और तीसरा है हमारा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद द्वारा विशिष्ट बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव परिचालित कर और पारित कर राष्ट्रपति के समक्ष इस आशय का निवेदन जो है प्रस्तुत कर हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जिला न्यायाधीश के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति हेतु वांछित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो जिला न्यायाधीश के रूप में, ठीक है, किसी व्यक्ति की नियुक्ति से संबंधित वांछित योग्यताओं के बारे में बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। यानी वह न्यूनतम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, वह केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में होना चाहिए, वह उच्च न्यायालय द्वारा उसकी नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जानी चाहिए, उपयुक्त सभी। तो यानी इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। वह उच्च न्यायालय द्वारा उसकी नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय जो है अनुशंसा करेगा और अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर। यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, वह व्यक्ति 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा होना चाहिए। तो पहला इसमें रॉन्ग हो जाएगा भाई, यहाँ पे 10 वर्ष दिया गया है। अगला है, दूसरा है वह केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में होना चाहिए। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। आपको पता है जो है न्यायाधीश बनने के लिए वह केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिए था, इसलिए दूसरा भी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं, वह व्यक्ति 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा होना चाहिए और केंद्र या राज्य की सेवा में नियुक्त नहीं होना चाहिए, और जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय की अनुशंसा आवश्यक होती है, और अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला है, राष्ट्रपति की राय में किसी प्रतिष्ठित न्यायविद की नियुक्ति किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो सकती है। और दूसरा है, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करने वाले किसी भारतीय नागरिक की नियुक्ति एक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो सकती है। तो यहाँ पे इसका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा बी, केवल दूसरा सही है। पहला क्यों रॉन्ग है? क्योंकि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के ठीक उलट किसी लब्ध प्रतिष्ठित न्यायविद को किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान जो है निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए पहला रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा है आपका, ये एक या अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुके किसी भारतीय नागरिक को किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने की पात्रता हासिल होती है।
अगला हमारा ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ग्राम न्यायालयों से संबंधित क्वेश्चन है। इसके क्षेत्राधिकार में नागरिक तथा आपराधिक दोनों प्रकार के मुकदमे आते हैं। और दूसरा है, इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे उच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। तो इसका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा केवल ए। यानी इसके ग्राम न्यायालयों की बात करें तो इसके क्षेत्राधिकार में नागरिक तथा आपराधिक दोनों प्रकार के मुकदमे आते हैं। पहला बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। दूसरा है, इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे उच्च न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। आपको पता है इसके निर्णय ग्राम न्यायालयों की बात करें, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, इनकी अपील सीधे उच्च न्यायालय में भाई नहीं कर सकते। ठीक है, जो ग्राम पंचायतें होती हैं यानी ग्राम न्यायालय होती हैं, इनसे ऊपर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, तब वहाँ अपील कर सकते हैं। उसके बाद आप सुप्रीम उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में कर सकते हैं, सीधे उच्च न्यायालय में नहीं कर सकते। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं ग्राम न्यायालय में किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जानी होती है जिसके पास प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी की योग्यता हो और जो नागरिक तथा आपराधिक क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। और दूसरा असत्य इसलिए है कि किसी ग्राम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील को निम्न प्रकार आगे ले जाया जा सकता है। जैसे आपराधिक मुकदमे के मामले में सत्र न्यायालय तथा नागरिक मुकदमे के मामले में जिला न्यायालय। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं जो आपराधिक मुकदमे के मामले में जो है सत्र न्यायालय होता है और नागरिक मामले में जो सिविल मामले होते हैं उसमें जो है जिला न्यायालय होता है। यानी क्रिमिनल केसेस के लिए आप जो है सेशन जजेस के पास जाएंगे और सिविल मामलों में आप जिला न्यायालय के पास जाएंगे। और एक ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 में प्रस्तावित प्रमाणों के नियमों द्वारा बाध्य नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित किसी भी नियम पर आधारित होता है। अगला हमारा, किसी राज्य की न्यायिक सेवाओं के संबंध में व्यक्तियों के पदस्थापन, प्रोन्नति तथा अवकाश पर निम्नलिखित में से किसका नियंत्रण होता है। तो न्यायिक सेवाओं से संबंध तो किसका नियंत्रण रहेगा, तो 12th का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का। ठीक है, हाई कोर्ट का जो है न्यायिक सेवाओं के संबंध व्यक्तियों के पदस्थापन की बात करें, प्रोन्नति की बात करें या अवकाश से संबंधित मामले, तो नियंत्रण जो रहता है उच्च न्यायालय का रहता है। आप इसका एक्शन देख सकते हैं। उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय तथा अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के प्रोन्नतियों, पदस्थापनों तथा अवकाश से संबंधित मामलों का निस्तारण करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के अनन्य और मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। भाई सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इसको देख लेते हैं। इसका डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्यों नहीं आते हैं? पहला है संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवाद। संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरा है वित्त आयोग के पास भेजे गए मामले, ये भी नहीं आते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो प्रवर्तन होता है उससे संबंधित मामले भी नहीं आते हैं। और केंद्र सरकार के प्रति राज्य सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की वसूली भी इसमें सम्मिलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विधायकों के चुनाव से संबंधित जो विवाद का निपटान होता है वो उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, न कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। दूसरा है वित्त आयोग के पास भेजे गए मामले सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। तीसरा है आपका मूल अधिकारों का प्रवर्तन आर्टिकल 32 के अंतर्गत मूल क्षेत्राधिकार है, लेकिन भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए अनन्य नहीं है। आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय भी मूल अधिकारों का प्रवर्तन करा सकते हैं और रिट जारी कर सकते हैं। और फोर्थ है आपका केंद्र के प्रति राज्य द्वारा कारित क्षतिपूर्ति की वसूली जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगला हमारा भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कारकों में से कौन से कारक इसे स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो न्यायपालिका के संबंध में कौन से कारक जो है स्टेटमेंट जो है इसको स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, तो देख लेते हैं इसमें भाई। पहला है आपका संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार न्यायाधीशों को नियुक्त किया और हटाया जाता है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। आपको पता है इसका उल्लेख संविधान में है और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जो है जजेस को क्या करता है नियुक्त भी, अपॉइंटमेंट भी किया जाता है, उसी के प्रावधान के अनुसार हटाया जाता है।
और दूसरा है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय भारत के संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड से भारित होते हैं। बिल्कुल, ये भी दूसरा राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। और तीसरा है आपका न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया के अतिरिक्त न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट ये भी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें या हाई कोर्ट के जजों की बात करें, इनके किसी भी फैसले के बारे में आप संसद में चर्चा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों राइट हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कार्यपालिका और विधायिका के अनुचित हस्तक्षेप का अवसर समाप्त करके सुनिश्चित की गई है। दिए गए सभी विकल्प यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका के संबंध में न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है सुनिश्चित करते हैं। और अगला है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद से हटाना विधायिका और कार्यपालिका द्वारा हस्तक्षेप न किया जाना सुनिश्चित करते हैं। और भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय है वो वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अतः यह प्रावधान विधायिका के अहस्तक्षेप को सुनिश्चित करता है, ना कि हस्तक्षेप को। ठीक है, अहस्तक्षेप को सुनिश्चित करता है। इसलिए तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। और थोड़ा सा कोई क्वेश्चन आज थोड़ा सा हार्ड लेवल के हैं, ठीक है, मॉडरेट लेवल के हैं, लेकिन आराम से देखिए और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, तो तीनों को एक साथ कर रहे हैं। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तदर्थ न्यायाधीश की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो स्थायी न्यायाधीशों की गणपूर्ति के अभाव के कारण अस्थायी अवधि के लिए तदर्थ न्यायाधीश हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। जब परमानेंट न्यायाधीश नहीं होते हैं तो उनकी गणपूर्ति करने के लिए जो है अस्थायी अवधि, अस्थायी का मतलब है, ठीक है, टेम्परेली, कुछ समय के लिए तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो पहला इसमें राइट हो जाएगा। दूसरा है राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा दूसरा। और तीसरा है राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श नहीं करता है, मुख्य न्यायाधीश के बेस पर होता है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, तो और तीसरा है इस प्रकार से नियुक्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए। तो यह इस प्रकार के नियुक्त न्यायाधीश जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए, ये भी प्रावधान नहीं है, इसलिए तीसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सत्र का आयोजन करने के या जारी रखने के लिए स्थायी न्यायाधीशों के कोरम का अभाव होता है, अर्थात कोरम गणपूर्ति नहीं है 1/10, ठीक है, कुल सदस्य संख्या का, तो तब अस्थायी अवधि के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। और दूसरा है भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति कौन लेता है? मुख्य न्यायाधीश लेता है, न कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से लेता है, इसलिए दूसरा रॉन्ग हो जाएगा। और तीसरा है इस प्रकार की नियुक्त न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए, न कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए, इसलिए तीसरा भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अगला है हमारा सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अभी मूल क्षेत्राधिकार की बात कर रहे थे हम, अब जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात कर रहा है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन से इसमें आते हैं तो देख लेते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण में संविधान की व्याख्या अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए। भाई अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने की बात नहीं की गई है, पहला इसमें रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय सैन्य न्यायाधिकरण और कोर्ट मार्शल को छोड़कर भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा पारित किसी भी प्रकरण में किसी भी निर्णय से अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च पीक पॉइंट है, यानी सबसे बड़ा कानून है। ठीक है, वो अपने से नीचे अधीनस्थ किसी भी न्यायालय के कोई कानून में कोई निर्णय दिया गया है तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट भाई उसमें दोबारा अपील करने की बात कर सकता है। ठीक है, जजमेंट में कोई इम्प्रूवमेंट कर सकता है,
इसलिए दूसरा इसमें राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं पहला रॉन्ग है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में किसी भी संवैधानिक प्रश्न से निरपेक्ष दीवानी और आपराधिक वाद सम्मिलित हैं, न कि संवैधानिक। और दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय सैन्य न्यायाधिकरण और कोर्ट मार्शल को छोड़कर भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा पारित किसी भी वाद में किसी भी निर्णय के विरुद्ध जो अपील करने के लिए अपने विवेकाधिकार से विशेष अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत है। हालांकि यह विवेकाधीन शक्ति है और अधिकार के रूप में इसके लिए दावा नहीं किया जा सकता। अगला हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ पे जो है कौन राइट है कौन रॉन्ग है पूछा गया है, तो देख लेते हैं। इसका जो है डी राइट आंसर दिया गया है। तो डी में कौन कौन से हैं, न तो एक न दो, दोनों रॉन्ग दिए गए हैं। क्यों दिए गए दोनों? दीवानी तथा फौजदारी दोनों ही मानहानि के मामले में भारतीय दंड संहिता में समाहित हैं। दीवानी तथा फौजदारी दोनों ही मानहानि के मामले में भारतीय दंड संहिता में समाहित हैं। भारतीय दंड संहिता में समाहित नहीं हैं दीवानी और फौजदारी मामले। और दूसरा है दीवानी तथा फौजदारी दोनों ही मानहानि गैर जमानती अपराध हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारत में मानहानि सिविल और तथा फौजदारी दोनों ही प्रकार का अपराध है, वहाँ पे नहीं है दिया गया है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। मौखिक या लिखित रूप में मानहानि का शिकार होने पर व्यक्ति कानून का आश्रय ले सकता है और मौखिक होने पर यह अपवचन तथा लिखित होने पर निंदा लेख माना जाता है। और सिविल कानून के अंतर्गत मानहानि का शिकार व्यक्ति उच्च न्यायालय या निचली अदालत में जा सकता है तथा अभियुक्त से क्षतिपूर्ति के रूप में मौद्रिक हर्जाने की मांग कर सकता है। और मांगे गए उपचार को भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड विधान के अंतर्गत नहीं बल्कि अपकार संबंधी कानून के अंतर्गत रखा जाता है, न कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। दूसरी ओर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मानहानि का शिकार व्यक्ति फौजदारी अदालत धारा 499 तथा 500 के अंतर्गत जाकर अपनी शिकायत का संज्ञान लेने को कह सकता है। यह एक जमानती तथा असंज्ञेय अपराध है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। अगला है भारत के उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के उच्च न्यायालयों के संबंध में बात कर रहा है। तो पहला है केवल दिल्ली और पुडुचेरी अपने स्वयं के उच्च न्यायालयों वाले संघ शासित प्रदेश हैं। भाई केवल दिल्ली तो है लेकिन पुडुचेरी नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है तमिलनाडु तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। भाई तमिलनाडु तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह मद्रास उच्च न्यायालय, ठीक है, तो तमिलनाडु तो ठीक है लेकिन अंडमान निकोबार यहाँ पर नहीं आता है, इसलिए दूसरा भी रॉन्ग हो जाएगा। और तीसरा है हाल ही में मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में 3 नए उच्च न्यायालयों का गठन किया गया है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट यहाँ भी रॉन्ग हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। दिल्ली का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है, जबकि पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, इसलिए पुडुचेरी का अपना खुद का नहीं है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा आपका अंडमान और निकोबार कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, न कि मद्रास के, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट जो है अंडमान और निकोबार जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा है हमारा हाल ही में 3 उच्च न्यायालय मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में गठित किए गए थे। वहाँ पे मेघालय, मणिपुर और मिजोरम दिया गया है। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में गठित किए गए थे, इसलिए मिजोरम गुवाहाटी उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, इसलिए तीसरा भी रॉन्ग था। अगला हमारा सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदायी क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट है सर्वोच्च न्यायालय उन सभी प्रकरणों पर परामर्श देने के लिए बाध्य है जिन्हें राष्ट्रपति संदर्भित करता है। और दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित प्रकरणों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति मामलों की 2 श्रेणियों में सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है। पहला कानून के प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के संबंध में, और इस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे सकता है या अपनी राय प्रस्तुत करने से मना कर सकता है।
और दूसरा है किसी भी संविधान पूर्व संधि समझौते आदि में उत्पन्न किसी भी विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय को अपनी राय अवश्य प्रस्तुत करनी होती है और इन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई कोई भी राय सलाहकारी होती है, न कि बाध्य होती है और राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किन किन मामलों वादों में संविधान संशोधन अधिनियमों के प्रावधानों को अक्षम यानी निष्फल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल ढांचे का सिद्धांत के नियम का प्रयोग किया गया था। तो किस में किया गया था, तो देख लेते हैं। पहला है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य, दूसरा है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ और तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ 2015 और फोर्थ आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा। यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को बनाए रखा और मूल ढांचे के सिद्धांत को बदलने वाले किसी भी संशोधन की भारतीय न्यायपालिका द्वारा समीक्षा और निरस्त करने की शक्ति का आधार भी है। और इसी बात करें तो मिनर्वा मिल्स के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे के सिद्धांत की विवेचना पर प्रमुख स्पष्टीकरण दिया और न्यायालय ने एक मत से निर्णय दिया कि संसद द्वारा संविधान संशोधन की शक्ति संविधान द्वारा सीमाबद्ध है और इस निर्णय से 42वें संविधान संशोधन के कुछ अंश निरस्त कर दिए गए। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एवं अन्य बनाम भारत सरकार के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के 99वें 99th संशोधन अधिनियम को निरस्त कर दिया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन और स्थानांतरण के लिए NJAC बनाने का जो प्रस्ताव था किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय जुडिशियल जो बनाया गया था। और अगला है हमारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 वाद मूल ढांचे के सिद्धांत से पहले का है। इस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय का यह विचार था कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। इस निर्णय के पश्चात संसद ने 24वां संशोधन किया था, जिसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत किए गए किसी भी संशोधन में आर्टिकल 13 लागू नहीं होगा। ठीक है, अनुच्छेद 368 368 के अंतर्गत किए गए संशोधन को आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 में लागू नहीं किया जाएगा। अगला है हमारा भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, इसका तात्पर्य है। तो भारत में जो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है उसका तात्पर्य क्या है। पहला है न्यायालयों का एक पदानुक्रम है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय विद्यमान है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय हैं, फिर जो है हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। ये पदानुक्रम बना हुआ है और शीर्ष में कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है। दूसरा है उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय केंद्रीय और राज्य दोनों के कानूनों को प्रवर्तित करते हैं। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा दूसरा भी। और तीसरा है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। बिल्कुल तीसरा भी राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं एकीकृत न्यायिक व्यवस्था यदि भारत में दोहरी राज व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन न्याय प्रशासन में इस दोहरी व्यवस्था का अभाव है। दूसरी ओर संविधान ने एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें शीर्ष स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय है और इसलिए निचले स्तर पर राज्य के उच्च न्यायालय विद्यमान है। और न्यायालयों की यह एकल व्यवस्था केंद्रीय कानूनों के साथ राज्य के कानूनों को भी लागू करती है। यह व्यवस्था उपचारात्मक प्रक्रिया के में एकरूपता लाने के लिए की गई है और एक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीश से और संबंधित राज्य के राज्यपालों के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरित और हटाया भी जा सकता है। और संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। अगला हमारा लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो लोक अदालत के संबंध में कौन सा राइट नहीं है पूछा गया है, तो देख लेते हैं। इसमें पहला है यह केवल न्यायिक अधिकारियों से मिलकर निर्मित होती है। भाई ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है पर्टिकुलर न्यायिक व्यक्ति ही सम्मिलित नहीं होते हैं लोक अदालतों में। ठीक है, पर्टिकुलर विषय से स्पेशलिस्ट भी ऐड किए जा सकते हैं, इसलिए पहला इसमें रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है इसके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और विवाद के पक्षों पर बाध्यकारी होता है।
तो ये राइट हो जाएगा, क्योंकि जो निर्णय देता है, ठीक है, लोक अदालतें, तो विवादों के पक्षों पर बाध्यकारी होता है और इसे सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सिविल न्यायालय माना जाता है। तो सी भी इसमें राइट हो जाएगा, यानी पहला इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं, किसी क्षेत्र के लिए आयोजित लोक अदालत में उस क्षेत्र में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और अन्य व्यक्ति जिन्हें ऐसी लोक अदालत का आयोजन करने वाला या करने वाली एजेंसी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, शामिल होते हैं। सामान्यतः लोक अदालत में न्यायिक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में एक अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के रूप में होते हैं। सिर्फ वहाँ पे न्यायिक की बात की गई थी, इसलिए यहाँ पे जो है आपको पता है अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हो सकते हैं लोक अदालतों में। और अगला है, लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय जो है विवाद के सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होते हैं और लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, लोक अदालतों के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है और लोक अदालतों को सिविल प्रक्रिया संहिता CPC 1908 के अंतर्गत किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। अगला हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों के विचार कीजिए। तो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की बात कर रहा है, ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें। पहला है, न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और दूसरा है, संसद में महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा का विघटन होने पर व्यवगत नहीं होता है। संसद में महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा का विघटन होने पर व्यवगत नहीं होता है, तो ये भी इसमें राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यानी सी इसका राइट हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों राइट है। पहला सही है, क्यों है, एक न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा आरंभ किया जा सकता है और हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा के मामले में 100 सदस्यों द्वारा या राज्यसभा के मामले में 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं तथा उसे स्पीकर यानी सभापति को सौंप दिया जाता है और यह प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। और दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने का जो महाभियोग प्रस्ताव है वो लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होता है, ठीक है, यानी लोकसभा का विघटन होने पर भी उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। ये भी स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किन कार्यों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सम्मिलित है। तो न्यायिक समीक्षा किसमें सम्मिलित है, उसको देख लेते हैं। पहला है, संवैधानिक प्रकरणों में अपीलीय क्षेत्राधिकार। बिल्कुल, संवैधानिक जो मामले होते हैं उसमें अपील करने का क्षेत्राधिकार होता है, स्टेटमेंट राइट है। दूसरा है, राष्ट्रपति द्वारा कानून तथा तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगना। ये भी राइट हो जाएगा। आपको पता है राष्ट्रपति द्वारा कानून या तथ्य के प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय से राय ली जाती है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य नहीं है, दे भी सकता, नहीं दे सकता है। और वहाँ राष्ट्रपति भी राय मानने के लिए बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। और तीसरा है, संघीय विवादों में मूल क्षेत्राधिकार और संघीय मामलों में आता है मूल क्षेत्राधिकार। तीसरा भी राइट हो जाएगा, यानी ए इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय की निम्न 3 क्षेत्रों में न्यायिक शक्ति है, जैसे संवैधानिक प्रकरणों में, अपीलीय क्षेत्राधिकारों में, राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगना, और तीसरा है संघीय विवादों में मूल क्षेत्राधिकार, ठीक है, मूल अधिकारिता क्षेत्र। अगला है, लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से किन प्रकरणों तक विस्तृत होता है। तो लोक अदालत इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे, ठीक है, तो लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार जो है किन प्रकरणों तक विस्तृत है, कहाँ तक इनका व्यापार है, विस्तार है, तो देख लेते हैं। यानी ए इसका राइट है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों राइट है। तो लोक अदालतों की बात करें तो इसमें भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले भी आते हैं, श्रम विवाद से संबंधित मामले भी आते हैं और वैवाहिक मामले भी इससे संबंधित हैं। यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों राइट हो जाएंगे। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। एक लोक अदालत के क्षेत्राधिकार का दायरा निम्नलिखित तक विस्तृत होता है। पहला है, किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई भी वाद, किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाला कोई भी मामला जिसे ऐसे न्यायालय के समक्ष न लाया गया हो, जैसे पूर्व याचिका चरण पर विवाद हो। लोक अदालत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामले विवाद संबंधी, पारिवारिक विवाद, आपराधिक मामले, लोक अदालत के क्षेत्राधिकार का दायरा गैर समाधीय अपराधों तक विस्तृत नहीं है। और भूमि अधिग्रहण संबंधी मामलों में श्रम विवाद, कामगारों के मुआवजों से संबंधित मामले, बैंक रिकवरी के मामले और विद्युत संबंधी मामले आदि आते हैं। इसलिए तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अगला है, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो अपील के लिए उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संबंध में बात कर रहा है। तो इसे देख लेते हैं। ठीक है, सी कौन से कथन सही नहीं है पूछा गया है इसमें। तो इसे किसी भी निर्णय में दिया जा सकता है, चाहे वो अंतिम हो या अंतर्वादी। ठीक है, तो पहला राइट हो जाएगा। दूसरा है यह विवेकाधीन शक्ति है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति होती है, दूसरा भी राइट है। तीसरा है यह सैन्य न्यायाधिकरणों सहित सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के विरुद्ध दिया जा सकता है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको पता है सैन्य मामलों में संबंधित नहीं होता है। ठीक है, और डी है इसे सिविल और आपराधिक दोनों प्रकरणों में दिया जा सकता है, और सिविल और आपराधिक यानी सिविल और क्रिमिनल दोनों में दिया जा सकता है, इसलिए डी इसमें राइट हो जाएगा, सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अपील के लिए विशेष अनुमति आर्टिकल 136 के अंतर्गत आता है। अब इसमें देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय सैन्य ट्रिब्यूनल ऑफ कोर्ट मार्शल को छोड़कर, ठीक है, तो सैन्य मामले और कोर्ट मार्शल को छोड़कर यहाँ पर बात कर रहा है, इसीलिए वो रॉन्ग हो जाएगा सी वाला। अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय के विरुद्ध अपील करने की विशेष आज्ञा देने के लिए अधिकृत है, और इस प्रावधान में 4 पहलुओं को शामिल किया गया है। यह एक विवेकाधिकार है और इस प्रकार इसे अधिकार का विषय नहीं माना जा सकता है, और किसी भी निर्णय में इसकी स्वीकृति दी जा सकती है, चाहे वह अंतिम हो या अंतर्वादी, और यह किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है, जैसे संवैधानिक हो, दीवानी हो, आपराधिक हो, आयकर से संबंधित हो, श्रम, राजस्व, एडवोकेट आदि से संबंधित मामला हो। इसे किसी भी न्यायालय अथवा अधिकरण के विरुद्ध दिया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि केवल उच्च न्यायालय के विरुद्ध ही हो, और सैन्य न्यायालय को छोड़कर यह कथन सी इसमें सही नहीं है। और इस प्रकार इस प्रावधान का क्षेत्र बहुत व्यापक है तथा इसकी पूर्ण सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। इस शक्ति के प्रयोग पर सर्वोच्च न्यायालय स्वयं कहता है कि एक असाधारण और अधिग्रहण शक्ति होने के कारण इसका प्रयोग जो है संयम और सावधानीपूर्वक केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त इस शक्ति का प्रयोग किसी भी निश्चित समय या फिर फॉर्मूले की सीमा के अंतर्गत करना संभव नहीं है। अगला हमारा उच्च न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उच्च न्यायालय की शक्तियों के संबंध में बात कर रहा है, ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड की इसके द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए, भले ही उसके समक्ष इसकी अपील नहीं की गई हो। ठीक है, यानी हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो दिए गए मृत्युदंड की, ठीक है, इसके द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए, भले ही इसके समक्ष इसकी अपील नहीं की गई हो। और दूसरा है इसके पास अपने निर्णय की समीक्षा करने और संशोधन करने की शक्ति है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड, जिसे मौत की सजा भी कहा जाता है, पर कार्रवाई करने से पहले उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए, भले ही दोषी व्यक्ति ने अपील की हो या ना की हो। यानी जब अधीनस्थ न्यायालय जो है मृत्युदंड का प्रावधान करता है तो उसकी पुष्टि हाई कोर्ट से होनी चाहिए। और एक रिकॉर्ड न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय को भी अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा करने और उसमें संशोधन करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। अगला हमारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया परामर्श निम्नलिखित में से किन प्रकरणों में बाध्यकारी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में कौन बाध्य होता है पूछा गया है, तो देख लेते हैं इसको। पहला है संविधान पूर्व संपन्न किसी संधि से उत्पन्न विवाद। संविधान पूर्व संपन्न की बात कर रहा है, तो भाई ये तो पहला रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा है यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने के लिए राष्ट्रपति को की गई अनुशंसा, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट। ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने के लिए जो राष्ट्रपति से अनुशंसा की जाती है संसद के द्वारा। और अंतर्राज्यीय जल विवाद ये भी रॉन्ग हो जाएगा, यानी दूसरा इसमें राइट है, केवल सी इसमें राइट है। आप देख सकते हैं संविधान, ठीक है, संविधान आर्टिकल 143 143 राष्ट्रपति को किसी भी संविधान पूर्व संधि, अनुबंध या वचनबद्धता या सनद, ऐसे ही किसी अन्य दस्तावेज पर उत्पन्न विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने के लिए अधिकृत करता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया ऐसा कोई परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है। दूसरा है यह राष्ट्रपति द्वारा दिए गए संदर्भ पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के आचरण और व्यवहार के बारे में पूछताछ करता है। यदि उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति को उसके हटाने के लिए संस्तुति कर सकता है।
इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है। किस मामले में? यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों से संबंधित आचरण के मामले में। और तीसरा है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी या घाटी के जल के संबंध में दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद के निर्णय के लिए एक तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है और न्यायाधिकरण का निर्णय विवाद के दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है। ऐसे जल विवाद पर जिन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत इस तरह के न्यायाधिकरण को भेजा जा सकता है, न सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा। अगला है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, तो न्यायाधीशों का स्थानांतरण की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है भाई, ये रॉन्ग हो जाएगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को केवल मुख्य न्यायाधीश स्थानांतरण नहीं कर सकता। दूसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद राज्यपाल द्वारा, बिल्कुल रॉन्ग है। संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा। तो स्थानांतरण का प्रावधान कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद देश का जो पहला नागरिक है, प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति के द्वारा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को स्थानांतरित कर सकता है और स्थानांतरण होने पर वह अपने वेतन के अतिरिक्त ऐसा क्षतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होता है जैसा कि संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के सेवा शर्तों की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। पहला है वो भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। और दूसरा है वह राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे दिया गया है उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे भाई, क्योंकि वह भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ नहीं लेता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, किसके समक्ष लेता है? गवर्नर यानी राज्यपाल के। और दूसरा है वह राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, राज्यपाल को नहीं देता है, वो राष्ट्रपति को देता है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यानी इसका जो है सी राइट हो जाएगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उस राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। ठीक है, न कि राष्ट्रपति की। इसलिए पहला रॉन्ग हो जाएगा। और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, न कि राज्यपाल के माध्यम से। और न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और सुविधाओं तथा साथ ही उच्च न्यायालय के प्रशासनिक खर्च राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित किए जाते हैं, इसलिए न कि केंद्र की। और परंतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन को भारत के समेकित निधि पर प्रभारित किया जाता है, न कि राज्य की। यानी सुप्रीम कोर्ट की जो जजेज होते हैं, इनका कंसोलिडेटेड, केंद्र की कंसोलिडेटेड जो फंड होती है उस पर भारित होता है, और जो राज्य के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य जजेज होते हैं उन पर जो है राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बात कर रहा है, कौन से सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं। यह सीमा विवादों और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों के संबंध में समाधान प्रदान करता है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। आपको पता है भारत का जम्मू कश्मीर का जो विवाद था, भारत पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा से विवाद कहाँ चले गया था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला गया था। ठीक है, और मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन होता है वह मामला भी आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठा सकते हैं। पाकिस्तान भारत के खिलाफ हमेशा उठाता है। यानी पहला स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। और दूसरा है यह संयुक्त राष्ट्र संगठनों का एक भाग है, तो ये भी राइट हो जाएगा। यानी दोनों स्टेटमेंट राइट हैं। आप देख सकते हैं 1946 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेज, संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक न्यायालय है, जिसे सामान्यतः विश्व न्यायालय कहा जाता है। इसलिए कथन क्या है, दोनों राइट हो जाएंगे। यानी आप देख सकते हैं क्षेत्राधिकार, UN के सदस्य राज्य अर्थात राष्ट्रीय सरकारें, न्यायालय की पीठ हेग नीदरलैंड्स में स्थित है।
ठीक है। यूनाइटेड नेशन इसका जो न्यायालय की पीठ है कहाँ पे है, द हेग में। हेग कहाँ स्थित है, नीदरलैंड में। और इसकी विषय वस्तु की बात करें, संप्रभुता, सीमा विवाद, समुद्री विवाद, व्यापार, प्राकृतिक संसाधन, मानवाधिकार, संधि का उल्लंघन होने पर संधि की व्याख्या आदि मामलों में यूएनओ जो है इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। इसलिए पहला कथन राइट है। और अधिकृत करने वाला कानूनी तंत्र यूएन चार्टर का अनुसमर्थन करने वाले राज्य अनुच्छेद 93 के अंतर्गत आईसीजे संविधि के पक्ष बन जाते हैं और संयुक्त राष्ट्र के गैर सदस्य आईसीजे संविधि की पुष्टि करके आईसीजे का पक्ष बन सकते हैं। प्रत्येक राष्ट्र को स्पष्ट समझौते, घोषणा या संधि द्वारा किसी भी विवादास्पद प्रकरण के लिए सहमति प्रदान करनी होती है। और विवादास्पद प्रकरण में आईसीजे का निर्णय पक्षों पर बाध्यकारी होता है। यदि राज्य निर्णय का पालन करने में विफल रहता है तो मुद्दा जो है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में ले जाया जा सकता है, जिसके पास समीक्षा, अनुशंसा करने और प्रवर्तन पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। अगला है हमारा, भारत में उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार, ठीक है, उसके रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं तो इसमें देख लेते हैं। पहला है, यह केवल साधारण विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। बिल्कुल रॉन्ग स्टेट में, केवल साधारण विधिक के लिए नहीं कर सकता। और दूसरा है, यह अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के बाहर रिट जारी नहीं कर सकता है। भाई कर सकता है प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के बाहर भी, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। देख सकते हैं आप, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय न केवल मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए बल्कि किसी अन्य प्रयोजन जैसे सामान्य विधिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए भी रिट जारी कर सकता है। और एक उच्च न्यायालय केवल अपने क्षेत्राधिकार के भीतर या उसके क्षेत्राधिकार में स्थित किसी भी सरकार या प्राधिकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। और यह अपने क्षेत्राधिकार के बाहर केवल उसी स्थिति में रिट जारी कर सकता है जब कार्रवाई का कारण उसके क्षेत्राधिकार से उत्पन्न हुआ हो, यानी बाहर भी कर सकता है। और आर्टिकल 226 के अंतर्गत उपचार विवेकाधीन है, इसीलिए एक उच्च न्यायालय अपने रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करने से इनकार भी कर सकता है। अगला हमारा, उच्च न्यायालय की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट के शक्तियों और उसके क्षेत्राधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। तो किसके द्वारा, संसद द्वारा या फिर राज्य विधानमंडल द्वारा और या फिर राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा ए और बी, संसद के द्वारा और राज्य विधानमंडल में बिल प्रस्ताव पास करके। आप देख सकते हैं, संविधान संसद एवं राज्य विधानमंडल को उच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को परिवर्तित करने का अधिकार प्रदान करता है। इसलिए स्टेटमेंट पहला राइट हो जाएगा। और उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय की भांति उच्च न्यायालय में भी अत्यधिक व्यापक और प्रभावी शक्तियां निहित की गई हैं। अगला है, जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहर्ता मानदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जिला न्यायाधीश के लिए क्या योग्यता होती है तो देख लेते हैं भाई। उसे पहले से केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, आपको पता है किसी भी सरकारी कार्य में नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिए। उसने 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट, ठीक है। जिला न्यायाधीश के लिए 7 वर्ष होना चाहिए। और नियुक्ति के लिए उसकी अनुशंसा उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। तो तीसरा भी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों योग्यताएं जिला जज बनने के लिए, जिला न्यायाधीश बनने के लिए होनी चाहिए। यहाँ पर स्टेटमेंट तीनों राइट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। और जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, वह पहले से केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिए। वह 7 वर्ष की अवधि तक अधिवक्ता या वकील रहा होना चाहिए। और तीसरा है, उसे नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित किया गया होना चाहिए। अगला है हमारा, स्थायी लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्थायी लोक अदालतों की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं। स्थायी लोक अदालत जो होती है, ये केवल सार्वजनिक जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई करती हैं। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और दूसरा है, स्थायी लोक अदालतों का निर्णय सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है।
तो दूसरा भी यहाँ पर राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं लोक अदालतों की स्थापना करने वाले विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 ने प्रारंभ में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना नहीं की थी। 2002 के संशोधन अधिनियम ने एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्यों के साथ स्थायी लोक अदालत की स्थापना को संभव बनाया और सार्वजनिक जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों में सुलह और निपटान के लिए एक अनिवार्य वाद पूर्व मुकदमे की प्रक्रिया को टालने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली व्यवस्था उपलब्ध कराती है। और स्थायी लोक अदालतों की आधारभूत विशेषताएं एक सामान्य लोक अदालत के समान हैं, हालांकि कुछ संशोधन किए गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि सामान्य लोक अदालत केवल कभी कभी आयोजित की जाती है और न कि दैनिक आधार पर, जबकि स्थायी लोक अदालत एक स्थापित प्रणाली है जो किसी भी अन्य न्यायालय या न्यायाधिकरण की भांति वर्ष भर संचालित होती है। और स्थायी लोक अदालतों की विशेषताओं की बात करें तो जिला न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश की श्रेणी के किसी अन्य न्यायाधीश के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाता है। ये अदालत केवल सार्वजनिक जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों पर सुनवाई करती हैं और स्थायी लोक अदालतों का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। अगला है भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसमें निहित है। तो भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को होना चाहिए। तो यानी बी इसका राइट आंसर है, पहला और दूसरा बिल्कुल राइट है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को जो है समीक्षा का अधिकार है और जिला न्यायालय को इसमें समीक्षा का अधिकार नहीं है। आप देख सकते हैं लिखित संविधान के साथ कई देशों में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रचलन है। इसका अर्थ है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और इसके विरुद्ध कोई भी अन्य कानून निष्प्रभावी है। और न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय या फिर सजा पर पुनर्विचार। परंतु इन दिनों इस अवधारणा में बहुत परिवर्तन आए हैं और न्यायिक समीक्षा का शाब्दिक अर्थ है अमान्य नहीं है। न्यायिक रूप से किसी भी निर्णय का समीक्षा करने की असाधारण शक्ति उच्चतम न्यायालय में निहित है। यह सार्वजनिक अधिकारियों की सत्ता के प्रयोग की जांच कर सकता है, चाहे वे संवैधानिक अधिकारी हो, अर्धन्यायिक या सरकारी अधिकारी हो। इसका उपयोग तभी किया जा सकता है जब ऐसे निर्णय से पीड़ित व्यक्ति मामले को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करता है। यह एक सामान्य बोध है कि अधिशासी कार्यों का निर्वहन करते समय सार्वजनिक अधिकारी कई निर्णय लेते हैं जिसके लिए उन्हें अपने विवेकाधिकार के समुचित उपयोग हेतु पर्याप्त स्वतंत्रता उपलब्ध होनी चाहिए। और इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वास्तव में न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत सामान्यतः निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया की समीक्षा की जाती है और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपनी शक्तियों का उपयोग संविधान के अंतर्गत नियंत्रण और संतुलन के साथ करते हैं, परंतु किसी नितांत कठोर तय प्रक्रिया के रूप में नहीं। और भारत के आर्टिकल 32 और 136 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग कर सकता है। और इस प्रकार से अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को भी न्यायिक समीक्षा की शक्तियाँ प्राप्त की गई हैं। अगला हमारा ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ग्राम सभा से संबंधित मामलों की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं इसको भी। यह गांवों के समूह से निर्वाचित होने वाले सदस्यों से मिलकर बनने वाला निकाय है। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट भाई। ग्राम सभा के संदर्भ में कह रहा है यह गांवों के समूह से निर्वाचित होने वाले सदस्यों से मिलकर बनने वाला निकाय है। और दूसरा है इसके कार्य और शक्तियां राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, इसके कार्य और जो शक्तियां हैं, ठीक है, इसका वर्क है और जो इसको पावर दी जाती है वो विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा इसका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं पंचायती राज अधिनियम प्रत्येक राज्य में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है, अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर। और इस प्रकार यह अधिनियम पूरे देश में पंचायती राज की संरचना की में एक रूपता लाता है। और यह अधिनियम पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में ग्राम सभा का प्रावधान करता है। यह गांव स्तर पर पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित गांवों की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला निकाय है। ठीक है, इस प्रकार ग्राम सभा में पंचायत के क्षेत्र में आने वाले सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। इसलिए कथन ए जो है सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सभी व्यक्ति को दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर पंजीकृत व्यक्तियों में ऐड किया गया है। और दूसरा है गांव के स्तर पर यह राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित कार्य कर सकती है। यहाँ पे दोनों, पहला रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।